वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो, आज की क्लास में हम आईसीटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज कम ही है, ज़्यादा नहीं है, टोटल 10 ही हम यहाँ पे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन ये आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब यहाँ पे आप बात करो कि आपका जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसमें जो फर्स्ट पेपर 1 होता है ना, उसमें भी आईसीटी आती है, जैसा कि आपको पता है। तो ये क्वेश्चंस उस क्लास के लिए भी क्या रहेंगे, उस सब्जेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ आईसीटी के क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। एंड लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी के क्लास 9 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उनको डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है उसमें पूछा जा रहा है कि NMEICT इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो NMEICT आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड है नेशनल मिशन ऑन ई गवर्नेंस थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड ऑप्शन है हमारा नेशनल मिशन ऑन ई कॉमर्स थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है आपका नेशनल मिशन ऑन ई लर्निंग थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए, जो 4 ऑप्शन है वो लगभग सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंस है आपका ई में। फर्स्ट वाले में एजुकेशन मेंशन है, सेकंड वाले में ई गवर्नेंस है, थर्ड में ई कॉमर्स है एंड फोर्थ में यहाँ ई लर्निंग है। तो कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करके आएंगे? तो NMEICT, यहाँ पे देखिए इसकी करेक्ट फुल फॉर्म रहेगी नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT या फिर थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन ए क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। एंड अगर हम बात करें कि ये NMEICT क्या है, तो देखो यहाँ पे जो NMEICT है ये लॉन्च की गई थी किसके लिए? जो आईसीटी है ना, उसको थोड़ा और बढ़ावा देने के लिए, जो हमारे लर्नर्स हैं उनको क्या करने के लिए, थोड़ा और वो ज्यादा आईसीटी का यूज कर सके, फ्रीली उसको एक्सेस कर सके, ज्यादा से ज्यादा उसका यूज कर सके। ठीक है, तो इसीलिए क्या आई थी आपकी, जो बेसिकली यहाँ पे NMEICT आई थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि NMEICT के जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या थे, तो यहाँ पे देखिए जो इस मिशन के 2 मेजर कंपोनेंट थे। कौन कितने थे? 2 यहाँ पे मेजर कंपोनेंट थे इस मिशन के। वो क्या क्या थे? फर्स्ट यहाँ पे था कि प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी। क्या प्रोवाइड करवाने का? कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड करवाना अलोंग विद प्रोविजन फॉर एक्सेस डिवाइसेस। किनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पे? इंस्टीट्यूशंस को और लर्नर को। ठीक है, तो पहले ही तो यहाँ पे हो गई कनेक्टिविटी देना। एंड सेकंड यहाँ पे जो इसका मेजर कंपोनेंट है वो यहाँ पे है कंटेंट जनरेशन। तो इस मिशन के यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट हमने कंपोनेंट डिस्कस किए। वो क्या क्या है आपके? कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना एंड सेकंड यहाँ पे कंटेंट जनरेशन है। ये मिशन आईसीटी को और बढ़ावा देने के लिए आया था इंस्टीट्यूशंस में, लर्नर्स के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि विच डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड अंडर NMEICT। तो एक नाम याद रखना, यहाँ पे नाम है हमारा ई कल्पा। क्या नाम रहेगा आपका? ई कल्पा। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्या किया गया, इस मिशन के तहत क्या किया गया, इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, ई कल्पा इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। किसका यहाँ पे रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के यहाँ पे ये एक इनिशिएटिव रहेगा एंड अंडर NMEICT। ठीक है, इतना आपको पता चला। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो आपकी स्कीम है, ये जो मिशन है वो लॉन्च कब हुआ था। तो देखिए ये लॉन्च हुआ था आपका 3 फरवरी 2009। कब लॉन्च हुआ था? 3 फरवरी 2009 को ये लॉन्च हुआ था। कहाँ पे लॉन्च हुआ था? तिरुपति। 3 फरवरी 2009 तिरुपति आंध्र प्रदेश में ये क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था सबसे पहले। ठीक है, एंड इसके तहत कौन सा प्लेटफॉर्म आया आपका? ई कल्पा आया है। 2 मेजर कंपोनेंट क्या क्या है इसके? कनेक्टिविटी और कंटेंट क्रिएशन। ये तो इसके 2 मेजर कंपोनेंट हो गए। और अगर हमसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि इसके तीन प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, अगर प्रिंसिपल की बात आए तो यहाँ पे इसके जो 3 मेन प्रिंसिपल है वो है आपके एक्सेस करना। ठीक है, उसके अलावा इक्विटी एंड क्वालिटी। ये 3 यहाँ पे कीवर्ड्स याद रख लेना, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ये क्या है? इसके 3 प्रिंसिपल्स है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो गया, NMEICT के बारे में हमने बात करी। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, गूगल टॉक या वाइबर। तो यहाँ पे ये तीन आपको ऑप्शन मिले हैं, व्हाट्सएप, गूगल टॉक और वाइबर। इसमें से आपको बताना है कि इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप आप यूज करते हो एंड आपको पता है कि ये इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। गूगल टॉक या जी टॉक ये भी एप्लीकेशन है। वाइबर के बारे में क्या आपने सुना है कि वाइबर इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है या नहीं, या हम कह सकते हैं कि वाइबर कोई मैसेंजर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे वाइबर भी क्या है, एक मैसेंजर रहेगा। जैसे कि हम व्हाट्सएप यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पे वाइबर यूज होता है, लेकिन वाइबर जो मैसेंजर है वो आपका ज्यादातर कहाँ पर पॉपुलर है, तो वो आपका ग्रीस, ईस्टर्न यूरोप, रशिया या फिर हम कहें मिडल ईस्ट या कुछ एशियन मार्केट्स, इन सब में आपका वाइबर ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, एंड वाइबर जो है वो व्हाट्सएप से ज्यादा ऑप्शंस देता है, ज्यादा आपको फीचर्स देता है, इसीलिए वो ज्यादा पॉपुलर है वहां पर। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे वो रहेंगे ए, बी एंड सी। तो ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कंप्यूटर ए बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ। देखिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जितने भी हम एमसीक्यूज अब तक करके आए हैं ना, मतलब कि जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है तब से लेके अभी तक मेरी कोशिश रहती है कि मैं क्वेश्चंस को रिपीट ना करूं। हाँ, अगर मुझे क्वेश्चन याद नहीं है तो वो रिपीट हो सकता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं क्वेश्चन रिपीट ना करूं, आपको कोई नया क्वेश्चन ही देखने को मिले। ठीक है, कई बार रिपीट हो सकता है अगर मेरे माइंड से वो निकल जाता है तो, या फिर मुझे वो इंपॉर्टेंट ज्यादा लग रहा है तो वो रिपीट हो सकता है। इन कंप्यूटर ए बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे देखिए बाइट को मैं बार बार में बोल रही हूँ, बाइट का मतलब क्या है आपको पता है कि बिट का मतलब 0 और 1 होता है। 1 बाइट का मतलब आपको पता है कि 8 बिट होता है, एंड हाफ बाइट क्या होता है, हाफ बाइट का मतलब होता है 4 बिट। ठीक है, एंड हाफ बाइट का मतलब 1 निबल भी होता है। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना, हाफ बाइट मतलब 1 निबल या फिर 4 बिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते क्या है। जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अगर आप डेफिनेशन समझो तो देखो ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप, देखो क्या होता है कि जो आप सॉफ्टवेयर लेके आते हो ना, जैसे कि आपने विंडोज लिया, मान के चलो कि विंडो आप सॉफ्टवेयर है। अब विंडो आपको फ्रीली नहीं मिलता, पहली बात तो आप विंडो से समझो, बाद में डेफिनेशन देखेंगे। विंडो आपको फ्रीली नहीं मिलता, विंडो को क्या करना पड़ता है, आपको परचेज करना पड़ता है। तो मतलब विंडो को आपने परचेज किया और उसको आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया। अब आप किसी दूसरे को उसको नहीं दोगे क्योंकि वो लाइसेंस्ड वर्जन होता है। लाइसेंस्ड वर्जन में आपको एक ही की मिलती है जिसको आप दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर जिसको आप इजीली अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो विद इट्स सोर्स कोड। सोर्स कोड का मतलब कि जिस कोडिंग में ओरिजिनली वो जिस कोड में लिखा गया है ना, उस कोड के साथ आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो, फ्रीली उसको यूज कर पा रहे हो। डाउनलोड किया आपने, उसको फ्रीली यूज कर लिया, डाउनलोड कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उसमें कुछ भी चेंजेस कर पा रहे हो, तो वो क्या है आपका, और आपके ऊपर कोई कॉपीराइट का केस नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वो क्या है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। मतलब कि वो आपको फ्रीली अवेलेबल हो गया, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, उसमें चेंजेस भी कर सकते हो विद इट्स सोर्स कोड। अगर ज्यादा डिटेलिंग में जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की टाइप्स हो जाती है, जहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर में आपके सोर्स कोड दे सकते हो, कुछ सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड नहीं दे सकते। लेकिन जनरली हम बात करें तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको आप फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फ्रीली वो अवेलेबल होते हैं, आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपके पास MS वर्ड, विंडोज, मोजिला फायरफॉक्स, एक्रोबैट रीडर। इतना डिटेलिंग में इसलिए बता रही हूँ कि जिनका कंप्यूटर से बैकग्राउंड नहीं है उनको शायद ना पता हो, लेकिन जिनका सब्जेक्ट ही कंप्यूटर है तो उनको इसके बारे में काफी नॉलेज होगी। तो यहाँ पे देखिए MS वर्ड, विंडोज, मोजिला फायरफॉक्स और एक्रोबैट रीडर, इन सब में ना आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो MS वर्ड नहीं है, आपको पता है कि MS ऑफिस आपको लेना पड़ता है ना, आपको खरीदना पड़ता है। विंडो यहाँ पे ये भी आपको परचेज करनी पड़ती है। एक्रोबैट रीडर का भी एक लाइसेंस्ड वर्जन आपको लेना पड़ेगा, उसके लिए एक अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो मोजिला फायरफॉक्स है ना, ये क्या है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये आपका फ्रीली अवेलेबल है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगर हम बात करें कुछ और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम यहाँ पे क्या क्या रहेंगे, कुछ और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो मैंने कुछ यहाँ पे पहले से कॉपी किए हुए हैं, तो मैं आपको उनको लिस्ट दिखाती हूँ, टाइप करने में ज्यादा टाइम लग जाता। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, लिब्रे ऑफिस, जीआईएमपी की फुल फॉर्म होती है जीएनयू इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, वीएलसी मीडिया प्लेयर, लिनक्स या फिर फिडोरा लिनक्स, अपाचे एचटीटीपी सर्वर, अपाचे ओपन ऑफिस, ब्लेंडर, जीएनयू कंपाइलर कलेक्शन, पाइथन, पीएचपी और शॉर्टकट। ये सब क्या है आपके यहाँ पे कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इनको एक बार लिस्ट को याद रख लेना कि कोई भी आपको लिस्ट में से आपको देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, विच इज एन इंस्टेंट मैसेंजर दैट इज यूज्ड फॉर चैटिंग। चैटिंग के लिए कौन सा मैसेंजर यहाँ पे यूज करोगे, अल्टा विस्टा, मैक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या गूगल टॉक आंसर। तो यहाँ पे आपको इजीली क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि गूगल टॉक आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एमएस ऑफिस आप किस लिए यूज करते हो, आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेटिंग के लिए, स्लाइड्स बनाने के लिए, या फिर एक्सेल यहाँ पे यूज कर सकते हो, एक्सेस इसका यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इसमें यूज कर सकते हो। अल्टा विस्टा क्या है, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, कह सकते हो कि अल्टा विस्टा क्या है, एक सर्च इंजन है। मैक क्या है, मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया या मीडियम एक्सेस कंट्रोल, ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होता है, ये एक एड्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MOOC स्टैंड्स फॉर मीडिया ओपन ऑनलाइन कोर्स, म्यूजिक ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स या मिरंड ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो यहाँ पे सब आप ओपन ऑनलाइन कोर्स तो सेम ही है, बस आपको एम का मतलब पता होना चाहिए कि मोक की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या रहेगी। तो मोक की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, क्या होती है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और ये क्या है, तो ध्यान से सुनो कि ये एक मॉडल होता है जिसमें हम ऑनलाइन, मतलब कि जैसे मैं अभी ऑनलाइन आपको कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ, वैसे ही ऑनलाइन क्या किया जाता है, यहाँ पे लर्निंग करवाई जाती है, कंटेंट डिलीवर किया जाता है किसी भी पर्सन को, ठीक है, जो भी एक कोर्स को लेना चाहता है। एंड यहाँ पे अटेंडेंस की कोई लिमिट नहीं होती। तो अगर सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो MOOC is a model for delivering learning content online to any person who wants to take a course with no limit on attendance। मतलब यहाँ पे अटेंडेंस की क्या नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, एंड ये कोई भी स्टूडेंट कोई कोर्स लेना चाहता है तो उसको ऑनलाइन कंटेंट डिलीवर करवाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, गूगल, क्रोम, याहू, बिंग। देखो सर्च इंजन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्च इंजन और वेब ब्राउजर, इनके एग्जाम्पल में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो एक बार सर्च इंजन और वेब ब्राउजर के काफी सारे एग्जाम्पल्स देख लेना, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि कौन से सर्च इंजन है, कौन से वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सर्च इंजन नहीं है, गूगल, क्रोम, याहू और बिंग। तो गूगल एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है, क्रोम सर्च इंजन नहीं है, ये क्या है, एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हेन ए कंप्यूटर इज बूटिंग बायोस इज लोडेड टू द मेमोरी बाय रैम, रोम, सीडी रोम, टीसीपी। ये क्वेश्चन मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप कंप्यूटर में बूटिंग करते हो, बूटिंग का मतलब क्या हुआ कि जब आप कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हो, दो टाइप की बूटिंग हम करके आते हैं, वर्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग, ठीक है। तो बायोस जो है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इज लोडेड टू द मेमोरी, वो मेमोरी में लोड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कौन सी मेमोरी यूज होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे आपको पता है कि प्राइमरी मेमोरी यूज होती है, मेमोरी दो टाइप की है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उसके अलावा हम कैश मेमोरी भी पढ़ते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम हम दो पढ़ते हैं। अब यहाँ पे रैम और रोम में से कौन सी मेमोरी यहाँ पे यूज होगी, तो देखो याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम आ जाए या फिर आपका बूटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपकी जो मेमोरी यूज होती है ना, वो हमेशा रोम रहेगी, रीड ओनली मेमोरी आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। भूलना मत, रैम क्या होती है, रैम आप जब भी टाइप कर रहे हो ना, आप कुछ भी अपना कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हो तो जनरली हम तब यूज करते हैं, तब आपकी रैम यूज होती है। एंड परमानेंट स्टोरेज के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी को यूज करते हैं। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, ये एक सेकेंडरी मेमोरी रहेगी, ठीक है।
उसके अलावा टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये क्या है आपका टीसीपी या आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होता है टीसीपी। Which one of the following is not the same as the other three? MAC address, hardware address, physical address और IP address। आपको बताना है कि इन चार में से तीन सेम है, एक अलग है। वो एक अलग कौन सा है? तो देखिए मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैंने ऊपर भी आपको बताया, एंड आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट है वो है आपका आईपी एड्रेस, क्योंकि मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस ये तीनों एक ही चीज है। अब एक सिंपल सी डेफिनेशन में अगर इन दोनों का डिफरेंस करें ना कि मैक क्या होता है और आईपी क्या होता है, देखो अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा रही होती तो वहां पे मैं मैक और आईपी में आपको काफी सारे डिफरेंस बताती, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बात कर रहे हैं तो एक सिंपल सा डिफरेंस याद रखो, वो ये आपका मैक एड्रेस है वो किसके लिए यूज हो रहा है, पहली बात तो कंप्यूटर के लिए यूज हो रहा है। क्या वेरीफाई करेंगे, तो मैक एड्रेस आर यूज टू वेरीफाई द कंप्यूटर्स फिजिकल एड्रेस। ठीक है, और इसके अलावा इट यूनिकली आइडेंटिफाई द नेटवर्क डिवाइस। उसके अलावा जो आईपी एड्रेस होते हैं ना वो हम यूज करते हैं इन नेटवर्क से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड कनेक्शन में। तो आईपी एड्रेस आर यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ डिवाइस नेटवर्क कनेक्शन। ठीक है, एंड दे डू नॉट इंडिकेट वेदर ए डिवाइस इज कनेक्टेड टू ए नेटवर्क। तो यहाँ पे ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, आप समझ सकते हो कि जो सिंपल सी भाषा में समझो है, ज्यादा कंप्यूटर की डिटेलिंग में मत जाओ। मैक एड्रेस क्या है, वो आपके जो कंप्यूटर है ना, आपका जो कंप्यूटर है उसका जो फिजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस समझ रहे हो ना कि आपका कंप्यूटर कहाँ पे है, फिजिकल एड्रेस उसका, उसको वेरीफाई करने के लिए यूज होता है। और ये उसके अलावा जो आपका आईपी एड्रेस है ना वो यूज होता है आपके नेटवर्क कनेक्शन में, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हो ना तब यूज होता है। कौन प्रोवाइड करवाता है आईपी एड्रेस, आईएसपी प्रोवाइड करवाते हैं। आईएसपी क्या होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि आपका बीएसएनएल हो गया, जैसे कि जियो की सिम है, एयरटेल हो गई, ये सारी कंपनियां क्या है आईएसपी की तरह एक्ट करती है, क्योंकि ये आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी देती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। अब उसके अलावा अगर अभी भी डाउट है ना तो एक सिंपल सा एग्जांपल और ले लो कि जो आपका मैक एड्रेस है वो बता रहा है कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस। इसका मतलब जनरली आपका जो मैक एड्रेस होता है ना वो फिक्स होता है। ठीक है, वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन जो आपका आईपी एड्रेस है ना वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे मूव करते हो ना तब आपका आईपी एड्रेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए आपके लिए इतना ही ठीक है। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड बात करोगे तो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए इसकी क्लास अवेलेबल है, उसमें चेक कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको नहीं पता आईपी एड्रेस क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करता है भाई, कैसे इसकी पहचान की जाती है। तो सिंपल सी भाषा में समझो आईपी एड्रेस को कैसे पहचानोगे। पहली तो बात, आईपी एड्रेस यहाँ पे हमेशा डॉट से डिफाइन किया जाएगा। किससे डिवाइड होगा, आईपी एड्रेस डॉट से डिवाइड होगा। ठीक है, उसके अब डॉट तो आप देख ही सकते हो, इसमें कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, फोर्थ ऑप्शन में अवेलेबल है। अब मान लीजिए और भी क्वेश्चन, और भी ऑप्शंस में डॉट होती, अभी यहाँ पे तो नहीं है लेकिन होती, तब क्या करते, तो काउंट करना डॉट कितनी है, यहाँ डॉट होनी चाहिए 3, 3 से ना कम 3 से ना ज्यादा। कितनी डॉट अवेलेबल आपकी यहाँ पे आएगी, आईपी एड्रेस में 3 डॉट आनी चाहिए। तो देखो 1, 2 एंड 3, यहाँ पे 3 डॉट आनी चाहिए। ठीक है, डॉट के अलावा कोई और सिंबल नहीं आएगा, ना @ ना अंडरस्कोर, कोई भी सिंबल नहीं आएगा। तो ये आप दो पहचान यहाँ पे कर सकते हो, डॉट आनी चाहिए एंड वो भी 3 डॉट यहाँ पे आनी चाहिए। अब मान लीजिए, अब ये तो आपको नंबर्स में लिखा हुआ है, इसके अलावा दूसरी पहचान ये है कि ये हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में आएगा। अगर 0 और 1 की फॉर्म में आ रहा है और चारों ऑप्शंस में 0 और 1 है, पहली तो बात ये कि चारों ही ऑप्शन में क्या है, 0 और 1 है, चारों ही ऑप्शन में डॉट भी है और वो भी 3 ही डॉट है। अब क्या करोगे, अब काउंट करना, 0 और 1 को काउंट करना। ये जितनी भी डॉट है ना, यहाँ पे 8 बिट होनी, 8 आपकी डिजिट होनी चाहिए, यहाँ पे भी 8 डिजिट होनी चाहिए, यहाँ पे भी 8 डिजिट होनी चाहिए और यहाँ पे भी 8 डिजिट होनी चाहिए। तो काउंट करना, ये जो 0 और 1 को मिला के जो इन्होंने एड्रेस बनाया है ना, वो हर डॉट से पहले कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 बिट, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पे भी 8 बिट। एक एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे
कि यहाँ पे अगर आपको मिले यहाँ पे 0 1 0 1 या 0 0 0 इस तरह से अगर कुछ भी मिले ना तो आपको काउंट करना है कि 8 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, उसके बाद डॉट लगेगा, फिर यहाँ पे 0 या 1 कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी 8 हो गई। उसके अलावा मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड नेक्स्ट यहाँ पे आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है, आपके 8 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं एंड वो भी। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, 4 यहाँ पे आपकी क्या हो गई, टोटल पार्ट्स बन गए। कितने पार्ट बन गए आपके टोटल, यहाँ पे 4 पार्ट्स बने हैं। 3 डॉट हमने यूज करी है, टोटल 4 पार्ट बने हैं। हर पार्ट में 8 बिट होनी चाहिए, अगर 0 और 1 यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया है तो ठीक है। उसके अलावा ज्यादा डिटेलिंग में जाएंगे तो ज्यादा आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इतने में आप पहचान कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना। थैंक यू।